गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 बुक है हमारी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हमारी राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे चौथा लेसन, जिसका नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। कि हमारे राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो पुराने समय की हैं, प्राचीन है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं। मानव जब खुद के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में भी सोचता है, जैसे हम मनुष्य हैं तो अपने बारे में छोड़कर हम जब दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं तो क्या होता है कि वह समूह में रहना पसंद करते हैं। अब हम अकेले हैं तो क्या हम अकेले पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं, हमारा भी समूह है। हमारे घर पे माता पिता हैं, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची सभी हैं, अड़ोस पड़ोस भी है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, एक सर्कल है, हमारा समूह है। तो इसी से क्या हुआ, सभ्यता की शुरुआत हुई। किससे? समूह में रहने की प्रवृत्ति से। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं। जैसे जैसे समय आता है सभ्यताएं विकसित होती रहती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं। जैसे कभी बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, भूकंप हो गया, इन वजह से क्या होता है कि सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी सभ्यताएं और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। कि हमारी राजस्थान में भी कुछ ऐसी सभ्यताएं थी जो पुराने समय में थी, लेकिन अब किसी भी कारण, बाढ़ के कारण मान लो, भूकंप, ठीक है, अतिवृष्टि या किसी भी कारण से, अकाल के कारण से वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ऐसी कुछ सभ्यताएं हमारे राजस्थान के अरावली पर्वतमाला और थार के मरुस्थल के किनारों पर क्या है, दबी पड़ी हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे और वे कब प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मतलब हमें लिखा हुआ कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि सभ्यताएं कैसी थी या मानव कैसे थे, क्या ये लिखा हुआ कुछ नहीं मिला। ठीक है, जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन यानी खोद कर, उत्खनन होता है खोदना, तो खोद कर जो सामग्री प्राप्त की जाती है उसी के आधार पर जाना जाता है कि यहाँ मतलब यहाँ के मनुष्यों का रहन सहन, जीवन कैसा था। किससे? जो हम खुदाई करते हैं उससे हमें तरह तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन मिल गए या हाथी दांत के आभूषण मिल गए। ठीक है, इन चीज़ों से हमें पता चलता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास यानी रहने के लिए घर या मकान, स्थान, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र प्रमुख उपकरण हैं। कि हम खुदाई करते हैं, जब खुदाई में हमें कैसी चीज़ें प्राप्त होती हैं, इससे पता चलता है कि वह सभ्यता कैसी थी या उनका जीवन कैसा था। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अधिक है, अतः प्रारंभिक युग को क्या कहा जाता है, प्रस्तर युग। प्रस्तर यानी पत्थर, पत्थर का युग कहा जाता है। कि जब खुदाई की तो उसमें हमें पत्थर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा प्राप्त हुई, तो उस युग को हमने प्रस्तर युग या पत्थर युग कहा। ठीक है, प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का क्या करता था, शिकार करता था। अपना पेट भरने के लिए, भरण पोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के जानवरों को मारता और उसको पकाकर वो खा जाता था। अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। यानी जंगलों में जो भी उसको पत्ते या कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी मिलता वो खाकर क्या करता था, अपना पेट भरता था। उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। किससे? पत्थरों से। कुल्हाड़ी बना ली, गंडासा बना लिया, छुरा बना लिया। ये उपकरण क्या किए, मानव ने बना लिए अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, राजस्थान में प्रस्तर युग के ये मुख्य उपकरण बनास, गंभीरी, बेड़च, मेनाल या चंबल आदि नदियों के किनारों पर क्या हुए, हमें मिले हैं। यानी बहुत से पत्थरों से बने हुए उपकरण हमें मिले हैं। पत्थर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोहा युग के अवशेष प्राप्त हुए। कि सबसे पहले हमें पत्थर मिला तो हमने उसको पत्थर युग बना दिया, फिर हमें तांबा मिला, तांबा या कांसा जिसे बोलते हैं तांबा,
वो प्राप्त हुए, यानी उससे बने हुए आभूषण बर्तन ज़्यादा मिले तो उसको हमने ताम्र कांस्य युग बना दिया। फिर लोहे से बनी हुई चीज़ें प्राप्त हुई तो उसको हमने लोहे युग बना दिया। ठीक है, तो ये जो है हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ, कि मानव ने शिकार करने के बाद जब धीरे धीरे उसको पता चला कि इन पशुओं को मैं पालकर इनसे दूध प्राप्त कर सकता हूँ, दूध से दही मक्खन आदि बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसने खेती करना शुरू किया। जब उसने हल बनाए तो उससे उसे पता चला कि मैं ज़मीन को खोद कर यहाँ खेती कर सकता हूँ, अनाज उगा सकता हूँ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने शुरू किए। पहले वो पत्थर के उपकरण बनाकर यूज़ करता था, धीरे धीरे उसने धातु के उपकरण बनाए और उनको उसने यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, राजस्थान में तांबर सभ्यता के अवशेष कालीबंगा से, जो कि हमारे हनुमानगढ़ जिले में ही है कालीबंगा, ठीक है, गणेश्वर से और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। किस चीज़ के? ताम्र सभ्यता के अवशेष। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में कुछ प्रमुख सभ्यताएं जो हमारी बुक में दी हुई हैं, जैसे कालीबंगा होगी, आहड़ होगी, बेराट होगी, बालाथल, गणेश्वर आदि ये सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कालीबंगा। ठीक है, कौन सी सभ्यता है? नंबर 1 हमारी बुक में दी हुई कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? ये हमें पता है कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है या हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, तो इसकी खोज राजस्थान में द्रशद्वती या सरस्वती नदी घाटी के किनारे हुई। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ठीक है, खोज किसने की इसकी? अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की क्या की? खोज की। ठीक है, तो 2 दर्जन यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज करते समय उन्हें 2 दर्जन यानी 1 दर्जन में 12 होते हैं, 2 दर्जन 12 दूना 24, तो 24 स्थान प्राप्त किए या पुरा स्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बी लाल और के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खोज इसने की और खुदाई का कार्य किसने किया? बी लाल और के थापर ने। ठीक है, यानी उनके निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े कुछ मोटे कमरे होते थे, यानी खुदाई से हमें प्राप्त हुआ कि ये लोग ईंटों के मकान बनाते थे। ईंटों में मकान में हमें 4-5 बड़े कमरे प्राप्त हुए। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी या ईंटों की नालियाँ बनी होती थी। ठीक है, तो नालियाँ कैसी बनी होती थी? हमारे घरों में भी जैसे नालियाँ बनी हुई हैं अब सीमेंट की है, तो उस समय नालियाँ बनी होती थी लकड़ी या ईंटों की। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी या ईंटों की नालियाँ बनी होती थी। चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड यानी वेदिकाएं बनी हुई हैं। तो उन अग्निकुंडों से क्या पता चलता है? अग्निकुंडों से पता चलता है कि वो लोग धर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, वो अग्निकुंड किसके लिए? यज्ञ के लिए प्रयुक्त होते थे, धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, फिर दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्व का अवशेष मिला है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप यानी समान, जैसी सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना थी वैसी ही कालीबंगा सभ्यता की नगर योजना उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। इस क्षेत्र के नगर की प्राचीर यानी दीवार
के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या जुते हुए खेत किस सभ्यता में मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। ठीक है, तो क्या है, कालीबंगा से हमें जोती हुई कृषि भूमि के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, तो कालीबंगा से हमें जोती हुई कृषि यानी खेतों को जोत कर वहाँ पर कृषि की गई है। ठीक है, और खुदाई में हमें गाय के मुख, जैसे गाय का मुख होता है आगे की तरफ निकला हुआ, उस जैसे हमें गाय के प्याले मिले हैं उस आकृति के समान। तांबे का बैल मिला है, कांस्य का दर्पण मिला है, हाथी दांत का क्या मिला है? कंगा मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच की मनियाँ मिली हैं, खिलौने आदि प्राप्त हुए कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। तो कालांतर में नदियों का पानी सूखने व मरुस्थल के बढ़ने से यह सभ्यता क्या हुई? खत्म हो गई। किससे? कि नदियों का पानी सूख गया, मरुस्थल अधिक विस्तार हो गया मरुस्थल का, इस वजह से क्या है, कालीबंगा सभ्यता का मतलब समाप्त हो गई। फिर आगे नंबर 2 सभ्यता है हमारी आघाटपुर या आहड़ सभ्यता। कौन सी? जिसे आघाटपुर या आहड़ सभ्यता भी कहते हैं। अब आहड़ सभ्यता कहाँ है? यह उदयपुर के पूर्व में बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो उदयपुर के पूर्व में बेड़च नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता स्थित है? आहड़ या आघाटपुर सभ्यता स्थित है। तो इस नदी के किनारे पर 2 टिल्ले बने हुए हैं। उन टिल्लों से क्या पता चलता है? हमें आहड़ सभ्यता का पता चलता है, जिसको स्थानीय भाषा में लोग धूल कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूल कोट। अब आपसे पूछा जाए कि धूल कोट किस सभ्यता को कहते हैं, तो आहड़ सभ्यता को या आघाटपुर सभ्यता को कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी, यानी इस सभ्यता में तांबा बहुत अधिक पाया जाता था, इस वजह से इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट। और एक और नाम निकल के हमारे पास आ गया, कौन सा? ताम्रवती नगरी भी इसे कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा, यानी कि आहड़ सभ्यता में तांबे के औजार बहुत अधिक बनाए जाते थे, इस वजह से इसे ताम्रवती नगरी भी कहा गया। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। जो हमने आघाटपुर लिखा है, यह 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसका नाम पड़ा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी की बनी होती थी। कि आहड़, अब अपने कालीबंगा में क्या पड़ा था? कि ईंटों से बने हुए मकान थे। आहड़ सभ्यता में क्या पड़ा? अब पत्थरों से बने हुए या मिट्टी से बनी हुई दीवारें थी। इनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। ठीक है, अब कालीबंगा में हमें छत के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो आहड़ सभ्यता की छत कैसी थी? बांस या केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे कमरों में बांटा गया था। यानी कोई बड़ा सारा कमरा है, जैसे कि ये कमरा है बड़ा सारा, खूब बड़ा, ठीक है, तो इसमें ऐसे लगा के बांस का क्या पर्दा लगा के उसके ऊपर मिट्टी लगा के इस बड़े कमरे को 2 कमरों में बांट दिया गया। ठीक है, मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। मतलब जो आहड़ सभ्यता है उसके मकानों में 4 या 6 चूल्हे, किसी मकान में 4 चूल्हे मिले हैं, किसी मकान में 6 चूल्हे मिले हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन रहता था। यानी संयुक्त परिवार था, काफ़ी सारे परिवार मिलजुल कर एक साथ रहते थे, तो तभी ज़्यादा चूल्हों का यूज़ करते थे। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते हैं। जुते हुए खेत थे हमारे कालीबंगा सभ्यता में। यहाँ हमें मिलते हैं उच्च कोटि के चावल।
ठीक है। उच्च कोटि के चावल किस सभ्यता में मिलते हैं हमें? आहड़ सभ्यता में, ठीक है। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिसे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। ताम्रवर्ती नगरीय तांबा अधिक था, तो जो भट्टी नुमा चूल्हा मिला उससे यह पता चलता है कि यहाँ पर क्या किया जाता था? तांबा पिघलाया जाता था, ठीक है। यहाँ मिले लाल और भूरे मृद भांड। मृद भांड यानी मिट्टी से बने हुए भांड या बर्तन हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट है। मतलब कि जब सभ्यता की खुदाई की गई तो जो वहाँ से बर्तन मिले वो लाल भूरे रंग के थे। उससे पता चलता है कि इन लोगों को बर्तन बहुत ही सुंदर ढंग से बनाने आते थे। आहड़वासी थे, जो आहड़ सभ्यता के लोग थे, वह बर्तन बनाने की कला में क्या थे? निपुण थे, मतलब बर्तन बहुत सुंदर बनाते थे, ठीक है। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तश्तरियाँ, मतलब धूलकोट किसे कहा गया? आहड़ सभ्यता में। तो यहाँ पर 1951-52 सभ्यता में 51-52 ईस्वी में क्या हुई? खोज हुई। तो उस खोज में हमें तश्तरियाँ मिली हैं, धूपदानियाँ यानी धूप करने के लिए जो बनी होती हैं वो, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मनिए मिले हैं। कितनी किस्म के? 26 किस्म के। कहाँ से? आहड़ सभ्यता से, ठीक है। तो 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं और 3 क्या है? हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं, 3। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से इस सभ्यता का विध्वंस हुआ। कालीबंगा सभ्यता नष्ट कैसे हुई? पानी के सूखने से, यानी नदी के सूखने से और मरुस्थल के विस्तार से। और यह सभ्यता कैसे नष्ट हो रही है? प्रकृति का प्रकोप। प्रकृति का प्रकोप क्या होता है? जैसे कि अब कोरोना महामारी चल रही है, ठीक है। कोरोना महामारी में कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है, ठीक है। अपने परिवार के किसी रिश्तेदार में किसी न किसी की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है, ठीक है। तो ये प्रकृति का प्रकोप ही है। तो उस समय जैसे हैजा हो गया या भूखमरी होगी, अकाल पड़ गया, इस वजह से क्या हुई? सभ्यता के लोग क्या हो गए? उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थानों में जाकर बस गए। किस सभ्यता के लोग? आहड़ सभ्यता के लोग। तो आज हमने पढ़ी कालीबंगा सभ्यता व आहड़ सभ्यता, इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे बालाथल, गणेश्वर, बेराठ, जो हमारी सभ्यताएं बच गई हैं वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप अपना होमवर्क टाइम पे करते रहो और याद भी करो। जो भी तुम्हें वर्क दिया जा रहा है उसको साथ ही साथ याद भी करते रहो, ठीक है।